नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पटना में। मैं पंकज कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आइए, आज हम लोग करंट अफेयर्स का तीसरा लेक्चर लेकर आए हुए हैं। हम लोग स्पीडी वार्षिकांक का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्पीडी वार्षिकांक का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आधार होता है। आए दिन बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एनटीपीसी का एग्जाम कंटिन्यू कार्यरत चल रहा है। बीपीएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण इलाज है एक तरह से स्पीडी वार्षिकांक करंट अफेयर्स, उसी का चर्चा करने जा रहा है। तीसरा वीडियो है। आज हम लोग का हेडिंग में क्या है, तो भारत एवं विश्व में प्रथम 2023 से 24 में भारत और विश्व में प्रथम, माने भारत में और विश्व में प्रथम कौन, क्या, कहाँ, कैसे हुआ, उसी तमाम जानकारी को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं जूम करके। चलिए, पॉइंट क्लियर, एकदम स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, आपका कमेंट संज्ञान में लेंगे। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव, भारत का पहला जो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बना है वो कौन बना है? अमरावती। एक पॉइंट क्लियर हुआ। सारे प्रश्न जरूरी नहीं है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात। पहला कौन है? उत्तराखंड। पहला उत्तराखंड और दूसरा गुजरात। ये बहुत चर्चा में रहा, हो सकता है इसका महत्वपूर्ण ज्यादा हो, यानी वीवीआई आप इसको कह सकते हैं। चलिए, देश में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक है, वही तो हमको समझ में आया। देश में, ट्रेन में, बहुत ही महत्व। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो एक बार सुने बिना गलती हो जाता है। अगर उसको एक बार सुन लीजिएगा तो शायद कभी गलत नहीं होगा। जैसे यूनिक टाइप का क्वेश्चन मिला, ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ट्रेन में एटीएम लगाया है। क्लियर है? आराम से पॉइंट देख लिए। आप देखिए, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला। बहुत ही महत्वपूर्ण, इन्हीं का चयन हुआ है। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? शुभांशु शुक्ला। अगला पॉइंट में मिल गया कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। दूसरा राज्य गुजरात। आराम से पॉइंट देखिए, सारा महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा नहीं कि सब कुछ दे दिया। अब देखिए, सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा तो फिर हमको पढ़ाने से क्या फायदा? सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा तो फिर हम किस लिए? इसलिए जो महत्वपूर्ण है, जो इसको सिलेक्शन कर सकते हैं, आप सिलेक्ट कर देंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चनों का सिलेक्शन करेंगे जो आपको एग्जाम के व्यू से महत्वपूर्ण होता है। आराम से पॉइंट देखिए। पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है, ऐसे सब जरूरी नहीं है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम, क्वेश्चन पूछ रहा है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बना? म्यूजियम माने संग्रहालय कहिए। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम तो महाराष्ट्र में। बहुत ही महत्वपूर्ण, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बना? महाराष्ट्र में। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात। भारत के पहले लेखक, लेखक को समर्पित गांव का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड। और बिहार का है तो जाहिर सी बात है, सब कुछ आपको जानना होगा। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहटा में। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहटा में। बिहटा पटना कह सकते हैं। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ बना? नागपुर, महाराष्ट्र में। समन कहिए या वारंट कहिए। जैसे मोबाइल वगैरह खो जाता है तो कहते ना समन दर्ज कर, सनहा दर्ज करना है, तो सनहा दर्ज करते, उसी प्रकार से वारंट जारी करता है। जैसे किसी को गिरफ्तार करना है तो पहले नोटिस भेजता, वही वारंट हो गया। तो समन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। समन या वारंट कहिए, डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश।
विश्व का पहला वैदिक घड़ी कहाँ लगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विश्व का है और भारत में तो महत्वपूर्ण तो हो ही नहीं जाता है, तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में लगा। आराम से पॉइंट देखिए। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य है बिहार, दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश और तीसरा राज्य है तेलंगाना। इसीलिए तीनों का याद रखना है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसका मतलब क्या हो गया सर? जितना हम कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना अगर कार्बन अवशोषित कर लेते हैं तो उसको कहते हैं ग्रेट एनिमेशन जीरो। इसका मतलब है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन, जितना हम उत्सर्जित करें उतना अवशोषित कर लेंगे। कहीं अवशोषित करे से करेंगे तो पेड़ लगा करके, वायुमंडल से सोख करके, बर्फ बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। सीधा सीधा कहीं ना वायुमंडल से खींच करके या पेड़ लगा करके और वही सी को शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड में बदल करके आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। तो वही यहाँ कह रहा है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दिल्ली हवाई अड्डा बन गया, दिल्ली हवाई अड्डा। भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, गिद्ध समझ रहे पक्षी है, तो भारत का पहले जो गिद्ध प्रजनन केंद्र बना है वो कहाँ हुआ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कहीं खाली यूपी भी में काम चल जाएगा और जगह पूछे तो गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ वाला एरिया। तो भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान, डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ बना है? तो नीतीश कुमार के पहल पर पटना बिहार में बना है। देखिएगा तो पीएमसीएच के आगे गांधी मैदान के सीधे सीधे ठीक नीचे चले जाइएगा, गंगा नदी के किनारे, वहीं पे बना हुआ। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर कहाँ बना है? पटना बिहार में। ये जो गंगा डॉल्फिन है ना, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है अभी वर्तमान में। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय कौन? सिद्धार्थ अग्रवाल। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लगा? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा। यूनिफाइड पेंशन, बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, लागू करो लागू करो। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। यूपीएस कह सकते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य कौन? महाराष्ट्र। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है बीपीएससी में, 70 बीपीएससी में क्वेश्चन पेटी में पूछा है। मानवी मधु कश्यप, भागलपुर बिहार से रिलेट हैं, मनमही के रहने वाली। चलिए अगला पॉइंट देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप सभी को कुछ ठीक ठाक लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक कर लीजिएगा और कुछ कमेंट कर दीजिएगा ठीक लगेगा तो। आपका कमेंट से ही मोटिवेट होकर के हम लगातार चौथा सीरीज को लेकर आए हुए हैं, नहीं तो एक ही वीडियो अपलोड करके छोड़ने वाले थे। तो आप कमेंट करिएगा, अगर रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो ऐसे वीडियो का तो आप कमेंट कर सकते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन है? अटल सेतु पुल। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल याद रखिए, अटल सेतु पुल। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाले दुनिया का पहले व्यक्ति कौन बन गए? रूस के ओलेग, खाली खाली याद रखिए ओलेग, ये पूरा नाम जरूरी नहीं है, कोनो नेंको सब पूरा, खाली ओलेग याद रखिए, ओलेग ओलेग। और रसिया का है ओलेग, जो सबसे अधिक समय अंतरिक्ष में स्पेंड करके आए हैं, 1000 दिन बिता करके आए। आराम से पॉइंट देखिए। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया थाईलैंड, जो समान लैंगिक में, समलैंगिक मैंने पुरुष पुरुष से विवाह कर सकता है और महिला महिला से विवाह कर सकती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का पीटी में पूछा हुआ। भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन बना है? कोझिकोड, केरल। भारत का पहला साहित्यिक साहित्य को समर्पित शहर कौन बना है? कोझिकोड, केरल में है।
अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश, अपना सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? वेनेजुएला। अपना सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन बना है? वेनेजुएला। ग्लेशियर खोना माने बर्फ पिघल गया, और क्या? देश का पहला संविधान गार्डन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया, कहाँ बनाया गया? पुणे में। देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है? पुणे में। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली, मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो काम्या कार्तिकेयन। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले, इसका मतलब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? तो काम्या कार्तिकेय, महिला, मुंबई की हैं। आगे आ जाइए। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया, वैदिक घड़ी देखिए उज्जैन, और जलवायु घड़ी कहाँ बड़ा लगाया गया है? नई दिल्ली में। कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली में। यो महत्वपूर्ण है, दुनिया का पहला ओम आकार का, समझ सकते हो, ओम आकार के मंदिर बना है। मंदिर तो बहुते बना है, लेकिन दुनिया का पहला ओम आकार के मंदिर बना है पाली जिला राजस्थान में। खाली पाली राजस्थान याद रखना है आपको, कहीं कहीं राज्य भी पूछ सकता है, कहीं कहीं जगह भी पूछ सकता है, तो पाली राजस्थान। अब लक्षद्वीप में अपना ब्रांच खोलने वाला, लक्षद्वीप में अपना शाखा खोलने वाली अगर बात करें निजी बैंक, कौन है? तो HDFC बैंक। लक्षद्वीप में भी अपना ब्रांच खोल दिया HDFC बैंक। आए दिन उभर के आ रहा है HDFC। अब एशिया में कौन सा देश ऐसा बन गया जो 4 दिन का वर्क वीक बना दिया, माने जो सप्ताह में 7 दिन के बजाय 4 दिन का वर्क, 4 दिन काम करेगा बाकी रेस्ट होगा। तो एशिया का पहला देश बन गया सिंगापुर। मेनिंजाइटिस जैसा कि जानते हैं कि वायरस डिजीज रोग है, तो मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है, ये आप जानते हैं। तो मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश, यानी मेनिंजाइटिस का भी टीका खोज दिया, पहला देश कौन बन गया? नाइजीरिया। मस्तिष्क किससे प्रभावित होता है? मेनिंजेज एक्चुअली में मस्तिष्क को ढक करके एक परत रखता है मेनिंजेज, उसको अगर बैक्टीरिया संक्रमण कर दे चाहे विषाणु संक्रमण कर दे, संक्रमण जब हो जाता है तो उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो मेनिंजाइटिस का भी टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया। आराम से पॉइंट देखिए क्या कह रहा है इसे। अब अंतरिक्ष की यात्रा पर भी पर्यटक लोग जा सकते हैं, जैसे कश्मीर में कैसे घूमने जाते हैं, शिमला मनाली कैसे जाते हैं, उसी तरह से अंतरिक्ष में भी पर्यटक लोग जा सकते हैं। अंतरिक्ष में पर्यटक यात्रा करने वाले पहला भारतीय पर्यटक बन गए हैं गोपी, खाली याद रखना गोपी। पहला भारतीय पर्यटक कौन बनेंगे अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पर्यटक? पर्यटक माने समझ रहे हैं, मतलब कि कोई रिसर्च सेंटर के लिए, कोई नहीं खोज करने के लिए, अध्ययन करने के लिए नहीं गए हैं, ये घूमने के लिए गए हैं, तो पर्यटक गोपी गए हैं। आगे आ जाइए। देश में पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत, अंडर वाटर मेट्रो माने पानी के अंदर मेट्रो चलेगी देश में पहली बार, कहाँ? वहाँ कोलकाता में। देश में पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ? कोलकाता में। कोलकाता में भारत में पहली बार कोलकाता में मेट्रो चला भी था, और पहली बार अंडर वाटर मेट्रो भी चला है कोलकाता में। अब देखिए पाकिस्तान को लेकर के BSF चर्चा में रहा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर, तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना हो कि BSF की पहली महिला स्नाइपर बनी है। स्नाइपर कहने का मतलब कि महिला होते हुए भी वो ऐसा ट्रेनिंग ली, जो हार्ड इन लोग का ट्रेनिंग होता है, तो स्नाइपर ट्रेनिंग प्राप्त की। इससे पहले कोई आज तक महिला उस तरह का ट्रेनिंग प्राप्त नहीं की थी। तो सुमन कुमारी, BSF की प्रथम महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। अब गर्भपात को संवैधानिक, कभी कभी कोई क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक बार सुन लिए तो दोबारा गलती नहीं होगा। ये गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने का दर्जा देने वाला देश कौन बन गया? फ्रांस। माने फ्रांस में गर्भपात लीगल कर दिया, वही कह रहा है कि गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो फ्रांस बन गया। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो, माने बिना ड्राइवर के चलेगा मेट्रो, शुरू कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। और दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया? सऊदी अरब में। 3D
प्रिंटेड मस्जिद बन गया सऊदी अरब में। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बिहार बन गया। बिहार से रिलेटेड है, शायद पूछ दे। ये तो स्पष्ट हो गया कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक बिताने वाले वो लेगा रसिया के। अब यूरोप का देश यूरोप का देश फ्रांस बना है, जो भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया फ्रांस। यहाँ भारत का यूपीआई एक्सेप्ट किया फ्रांस। तो पहले आए दिन होता था कि यूरोपीय लोगों को भारत पर प्रभुत्व होता था। जैसे ब्रिटिशर्स लोग भारत को लगभग 200 साल तक शासन किया, गुलाम बना के रखा। यूरोप में फ्रांस का इतना चलती चलता था कि फ्रांस को सर्दी होता था तो पूरा यूरोप छींकता था। और उस फ्रांस जैसे देश भारत का यूपीआई को स्वीकार किया। इसका मतलब विश्व गुरु बनने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। भारत का यूपीआई स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बन गया? फ्रांस। आगे आ जाइए। भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित नाव बोटिंग चलेगा। माने बोटिंग होगा सोलर प्लेटा से, सौर ऊर्जा से। शुरुआत कहाँ हुआ? सरयू नदी में। समझ में आ रहा? तो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ? सरयू नदी में। अब देखिए थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। वैसे बाइक वगैरह पर, कार वगैरह पर जो इलेक्ट्रिक का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें, सोलर का लोग ज़्यादा ऊर्जा में इस्तेमाल करें, तो सोलर एनर्जी पर भी जोर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो भारत की जीवाश्म वगैरह की अपेक्षा भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, इलेक्ट्रिक बाइक और टैक्सी की शुरुआत हुआ कौन राज्य में? असम में। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, सेपरेट गर्ल्स सैनिक स्कूल का शुरुआत कहाँ हुआ? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। गर्ल्स सैनिक स्कूल। देश का पहला डार्क स्काई पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व कहेगा, हाल ही में चर्चा में रहा। कौन राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। हेडिंग होगा, पहले हेडिंग देख लिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख समझौता और ज्ञापन। 2024-25 में बहुत सारे समझौता हुआ है, ज्ञापन हुआ है, जिसमें माह जरूरत नहीं है, इसलिए माह हम लोग छुपा दिए। संस्था है, देश है, किसके साथ कौन समझौता क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण है। वहां जो महत्वपूर्ण है वो चर्चा करेंगे। कौन महीना में समझौता हुआ ये जरूरी नहीं है। 24-25 में हुआ है, ये टोटल के टोटल। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने कौन सा देश के साथ समझौता किया है? तो भारत इटली के साथ समझौता हुआ है। तो भारत और इटली के बीच कोशिश करें कीजिए कि आपको थोड़ा दिखाई दे, और मेरा भी यही कोशिश है कि दिखाने का आपको प्रयास करें। और दिख भी रहा होगा, छोटा छोटा थोड़ा दिख रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मैटर हो जा रहा है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कौन देश के बीच समझौता हुआ? तो भारत और इटली के बीच है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए, समझ सकते, सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ावा देने के लिए भारत कौन देश के साथ समझौता किया है? भारत और नेपाल। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जैसे मान के चलिए बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, भूकंप आ गया, तो आपदा प्रबंधन के लिए और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए, कल्चर सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भारत और चिली के बीच समझौता हुआ। ये भी महत्वपूर्ण, जल स्वच्छता एकदम आए दिन बहुत जरूरत का चीज है। अभी भी जरूरत है, जल जल ही जीवन है लोग कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि स्वच्छ जल का मात्र 1% ही मानव पहुंच तक है। ऐसे है तो स्वच्छ जल 2 से 2.5% है, लेकिन मानव तक पहुंच सिर्फ अभी 1% तक का है। तो जल स्वच्छता, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा देने के लिए भारत कौन देश के साथ समझौता किया है? नेपाल के साथ। आगे आ जाइए। लिथियम, लिथियम जो बैटरी वगैरह इस्तेमाल होता है, जो देखो ये ओला वगैरह जो स्कूटी आया है, सब सब लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करता है, जो चार्जेबल होता है। तो लिथियम अनवेंशन माने खोज,
खनन में सहयोग मजबूत करने के लिए भारत अर्जेंटीना के साथ समझौता किया। आगे आ जाइए। सब जरूरी नहीं है, जो जरूरत है हम आपको बता ही रहे हैं। रक्षा सहयोग, रक्षा में सहयोग और सैन्य संबंधों का समझौता। रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों पर समझौता किया गया भारत और अल्जीरिया के साथ। दोनों को लगातार वही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर दिया है। रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए समझौता किया गया। किसके किसके बीच? रेल परिवहन, सीमा शुल्क और निवेश के लिए भारत और स्पेन के बीच। आराम से आ जाइए। बहुत महत्वपूर्ण है। सेमीकंडक्टर समझ रहे हैं आप, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कौशल विकास, स्वास्थ्य के लिए भारत कौन देश के साथ समझौता किया? सिंगापुर। बहुत ही हिट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, इसको कह सकते इतना देर में सबसे भी यही है। सेमीकंडक्टर नीति, डिजिटल टेक्नोलॉजी, कौशल विकास और स्वास्थ्य के लिए भारत और नेपाल, भारत और सिंगापुर के बीच समझौता हुआ। और एमएसएमई, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत अमेरिका से समझौता किया है। कौन देश से? भारत अमेरिका के बीच। आराम से पॉइंट देखिए। हरित अमोनिया निर्यात की समझौता हुआ। अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ। आराम से, सारा पॉइंट जरूरी नहीं है। गुजरात के जो हड़प्पा स्थल लोथल है, उसको समुद्री विरासत परिषद को विकसित करना। भारत का विरासत है लोथल, तो भारत और वियतनाम के बीच, भारत और वियतनाम के बीच समझौता हुआ। देखिए, चाबार पोर्ट बंदरगाह प्रबंधन के लिए, देख रेख के लिए भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ है। ईरान में चाबार पोर्ट बंदरगाह है, भारत ईरान में बनाया है पोर्ट बंदरगाह, और वहां पर लोकल देशों को उसी बंदरगाह के माध्यम से भारत बेचता है, निर्यात करता है। आगे देख लीजिए। अब एआई बहुत चर्चा में रहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई की परीक्षण सुरक्षा पर समझौता अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा किया गया। आगे आ जाइए। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और थाईलैंड के बीच हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं है। और भी देखिए, समझौता ज्ञापन हो, नहीं तो नहीं है समझौता ज्ञापन, उसके बाद नहीं। अगला हेडिंग क्या है? तो प्रमुख मोबाइल ऐप 2024-25 में बहुत सारे मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। क्वेश्चन का था किससे क्या रिलेटेड है, यही ना? इससे बड़ा नहीं हो सकता है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने पास किताब ले करके, और उसके माध्यम से हम यहाँ पढ़ेंगे, वो आप अपने किताब के माध्यम से ज़्यादा टिक लगाएंगे, उसके बाद पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए। ई सेहत ऐप, जम्मू कश्मीर को ई सेहत ऐप लॉन्च किया है स्वास्थ्य विभाग जम्मू कश्मीर के द्वारा। ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवा सुलभ और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शुरू किया है।
आगे देखिए, सब जरूरी नहीं है। मित्र पोर्टल, मित्र पोर्टल कौन लॉन्च किया है? सेबी। ये क्या है मित्र पोर्टल? सेबी का क्या है? तो इसके जरिए निवेशक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टर जो होते हैं म्यूचुअल फंड में, अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ मेरा इन्वेस्ट हुआ है, किस में मैं इन्वेस्ट किया हूँ, देख सकते हैं। आगे देखिए, भारत पोल पोर्टल। भारत पोल पोर्टल क्या है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जारी किया गया है भगोड़ा को पकड़ने के लिए। सीबीआई का एक पोर्टल है। एकलव्य पोर्टल भारतीय सेना चलाया है। सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। क्या है सक्षम ऐप? तो कहा कि जिस व्यक्ति का उम्र 85 वर्ष या इससे ज्यादा हो गया है, वैसे व्यक्ति को बीएलओ के द्वारा प्रावधान किया गया कि घर पे ही जाकर के उनका मतदान लिया जाएगा। तो 85 या 85 साल से ज्यादा उम्र हो गया जिसका, घर पर ही जाकर उनका वोट लिया जाएगा। इसके लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। आगे देखिए, सब जरूरी नहीं है। मेरी पंचायत ऐप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। क्या है? तो वर्षा, हवा का गति, बादल छाए रहेगा कि नहीं रहेगा, ये दैनिक अपडेट इसे प्राप्त होगा मेरी पंचायत ऐप से, जिससे लोग उसी हिसाब से फसल कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन सा फसल लगाना है, वो कब लगाना है। तो इसे वर्षा, हवा की गति, बादल छाए हुए रहने के बारे में दैनिक अपडेट, रेगुलर का अपडेट देगा। आगे आ जाइए। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लॉन्च किया गया। लोकपथ मोबाइल ऐप क्या है? तो इसमें कोई भी व्यक्ति जहां सड़क टूटा हुआ उसका फोटो खींच करके पीडब्ल्यू में शिकायत कर सकता है। ये देखिए, यहाँ सड़क टूटा हुआ, पीडब्ल्यू उसका संज्ञान में लेगा, उसके मरम्मत बनवाने का काम करेगा। आगे आ जाइए। एक पेड़ माँ के नाम, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया है एक पेड़ माँ के नाम पोर्टल। आगे आ जाइए। आगे देखिए, हाथी ऐप। हाथी ऐप क्या है? तो असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है कि मानव और हाथी में जो संघर्ष लगातार हो जाता है, उसमें मानव का मृत्यु हो जाता है। जैसे जंगली एरिया में हाथी मान के चलिए घूम रहा है और दोनों के बीच में संघर्ष हो गया, तो जाहिर सी बात है मानव मर जाएगा। तो वैसे मानव हाथी संघर्ष परिणाम को, मौत को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया है। आगे देखिए, निर्माण पोर्टल कोल इंडिया लिमिटेड चलाया है, जो भारत की महारत्न कंपनी का दर्जा इसको भी प्राप्त हो गया है। इसमें सिविल सेवा प्रारंभिक पीटी का परीक्षा जो पास करेंगे वैसे उम्मीदवार को 1 लाख रुपया दिया जाएगा निर्माण पोर्टल के माध्यम से। उपस्थिति पोर्टल कौन? तो झारखंड सरकार का स्वास्थ्य विभाग लॉन्च किया है। वही प्रेजेंटिंग बनाएंगे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ सब। प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है सरकारी प्रतिभूति का लेन देन के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए। चौपाल ऐप भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप है। अनुवादिनी ऐप केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है शिक्षा का बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए, ताकि कोई भाषा में शिक्षा दिया जाए। अनुवादिनी ऐप के माध्यम से किसी भाषा में आप ट्रांसलेट कन्वर्ट कर सकते हैं। संभव ऐप कौन जारी किया? इंडियन आर्मी।
सेना को बेहतर बनाने और निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, भारत रत्न 2024। 2024 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है लोगों को। आइए चलिए, हेडिंग होगा भारत रत्न 2024। आपका हेडिंग होगा किताब में, भारत रत्न 2024 में किसको किसको मिला है और कौन सा क्षेत्र में मिला है, तमाम उसी को जानकारी हम साझा करने वाले हैं। भारत सरकार ने 5 गो प्रतिष्ठित हस्तियों को, 5 गो प्रतिष्ठित हस्ती किसको किसको कहेगा 2024 में किसको भारत रत्न नहीं मिला, तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, पांचों हस्तियों को 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। भारत रत्न, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न देने का ऐलान किया है। क्वेश्चन फंसेगा कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, तो भारत रत्न है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान क्या है, तो परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र, लेकिन भारत का सर्वोच्च सम्मान कहे या भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहे तो है भारत रत्न। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाली कुल संख्या कितना हो गया है, 53 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। आगे आ जाइए कर्पूरी ठाकुर। बात करें भारत रत्न का, तो भारत रत्न का शुरुआत हुआ था 1954 में, है ना। पहली बार एस राधाकृष्णन को दिया गया था। देखिए कर्पूरी ठाकुर एक हस्ती है, बिहार से रिलेट है, इनको मिला है। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म ईस्वी जरूरी नहीं है, लेकिन बिहार के समस्तीपुर जिला में हुआ था। बिहार के समस्तीपुर जिला में कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। क्लियर है। उनका निधन जो है 1988 को हो गया था। ध्यान रखिएगा, उनका लोकप्रियता इतना ज़्यादा था कि लोकप्रियता के कारण कर्पूरी ठाकुर को लोग जन नायक कहते थे। ध्यान रखिएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहते हैं, जबकि जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। ठीक है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण है, याद रखिएगा। राजनीतिक जीवन के कैरियर की बात करें तो उन्होंने पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा का चुनाव जीते थे ताजपुर से। पहली बार 1952 में चुनाव लड़े, सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा का चुनाव जीत दर्ज किए थे। वहीं से इनका राजनीतिक करियर का शुरुआत हो जाता। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। समझ सकते हैं कि 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर, और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे। वो ज्यादा नहीं, एक ही बार रहे उप मुख्यमंत्री। बिहार के उप मुख्यमंत्री 1 बार रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर। बिहार से पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, यानी इससे पहले जो भी मुख्यमंत्री थे सब कांग्रेस के थे। पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कर्पूरी ठाकुर बने। कर्पूरी ठाकुर का ही देन है, उन्होंने भारत में पहली बार ओबीसी की बात को आरक्षण दिया था। सीधा सीधा ओबीसी को आरक्षण पहली बार कौन दिया, कर्पूरी ठाकुर। ध्यान रखिएगा, जब 1977 में मुख्यमंत्री बनने थे तो मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश पर, कौन आयोग सिफारिश किया था, मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश पर लागू किया था ओबीसी आरक्षण, जिस कारण से पिछड़े वर्गों को यानी ओबीसी को नौकरी में आरक्षण मिला है। और वही 1978 में एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किए थे, जिसमें ओबीसी को आर्थिक रूप से पिछड़े मान करके ईबीसी को, और महिला को, माने ओबीसी को आर्थिक रूप से पिछड़े मानकर ईबीसी को, और महिलाओं को उच्च जाति के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% का आरक्षण आवंटित किया। कैसा, जिससे क्वेश्चन के आपको टिक लगाना है तो इसमें सब कुछ नहीं। 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, ईबीसी और महिला टोटल मिलाकर के 26% आरक्षण आवंटित किया गया। टोटल मिलाकर कितना परसेंट आरक्षण दिया, 26%। बिहार में उर्दू को दूसरा राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने में इन्हीं का भूमिका रहा। किनका, कर्पूरी ठाकुर का। भारत रत्न पाने वाले कर्पूरी ठाकुर 49वें व्यक्ति बने, जबकि भारत रत्न पाने वाले मगर मरण उपरांत की बात करें कि मरने के बाद तो 17वें बने।
बिहार से भारत रत्न पाने वाले पांचवें व्यक्ति बने। इसका मतलब बिहार में इससे पहले 4 व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। आगे देखिए लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में हम लोग जानते हैं, यानी कर्पूरी ठाकुर के बाद इनको मिला है। भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी बने। इनका जन्म कराची, अब पाकिस्तान में है, हुआ था, यानी भारत के विभाजन से पहले ही इनका जन्म हुआ था कराची में, जो अब पाकिस्तान में है। आगे देखिए आरएसएस से जुड़े थे और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक भी रहे। भाजपा का स्थापना 1980 में जनसंघ के रूप में हुआ, उस समय यानी कि भाजपा का स्थापना 1980 में हुआ था। इसे 1951 में जनसंघ के रूप में हुआ था और 80 में भाजपा के नाम से स्थापना हुआ। उस संस्थापक सदस्यों में से एक थे लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी एक आत्मकथा किताब है जिसका नाम क्या है, माई कंट्री माई लाइफ। कहता है आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ किसका है, लाल कृष्ण आडवाणी का। एक चर्चित घटना है कि राम मंदिर के समर्थन के लिए 1990 को सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू किए थे। इस यात्रा के दौरान 1990 में समस्तीपुर में गिरफ्तार किए गए लालू प्रसाद यादव के द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया था, है ना, यही दंगा करवा दिए थे माना जाता है लोग। अब लाल कृष्ण आडवाणी राम मंदिर को लेकर के 1970 में जनसंघ के सीट, वही बीजेपी के सीट पर राज्यसभा के सांसद चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किए, उप प्रधानमंत्री रहे हैं 2002 से 2004 तक। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे, क्योंकि गृह मंत्री हूं तो उप प्रधानमंत्री, तो 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे। 2009 के लिए भाजपा का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे थे, लेकिन चुनाव जीती नहीं भाजपा, कांग्रेस जीत गई तो मनमोहन सिंह बन गए। 2015 में इनको लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नागरिक सम्मान है, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्मश्री, पद्मश्री के बाद जैसे सबसे बड़ा है भारत रत्न, भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण के बाद पद्मश्री, चारों को याद रखना। और शौर्यता वीरता के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, परमवीर चक्र। तो इनको दोनों बड़ा मिल गया है, भारत रत्न भी पद्म विभूषण भी। पद्म विभूषण मिला 2015 में और जबकि 2024 में मिला भारत रत्न। आइए एम एस स्वामीनाथन, इनको भी मिला है। सुने होइएगा कि भारतीय हरित क्रांति के जनक थे कौन, एम एस स्वामीनाथन। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन के बारे में हम लोग देखिए क्या दे रहा है से। भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक रहे थे एम एस स्वामीनाथन। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, ईस्वी वगैरह जरूरत नहीं है। इनका मृत्यु 2023 को चेन्नई में हो गया। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला था, रेमन मैक्सेस पुरस्कार भी मिला था, इस भी जरूरी नहीं है। इनको पद्मश्री भी मिला था, पद्म भूषण भी मिला है और पद्म विभूषण भी मिला, देख रहे हैं, पद्मश्री भी, पद्म भूषण भी, पद्म विभूषण भी से सम्मानित किया गया। अंत में 2024 में इनको भारत रत्न भी मिला है। किनको, स्वामीनाथन को। आगे देखिए पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का जन्म जो हुआ था वर्तमान तेलंगाना में, उस समय आंध्र प्रदेश कह सकते थे, अभी के हिसाब से तेलंगाना में जन्म हुआ था। पूरा नाम है इनका पामुलापति वेंकट नरसिम्हा, पी वी नरसिम्हा, इसीलिए कहता पी वी नरसिम्हा। तो कोई बात नहीं है, कहीं दे दिया ऑप्शन में कि इनका पूरा नाम क्या था, तो हो सकता है। आगे आ जाइए। 1991 से लेकर 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में काम किए पीवी नरसिम्हा राव। आगे आ जाइए। भारत के रक्षा मंत्री भी रहे, विदेश मंत्री भी रहे, गृह मंत्री के रूप में भी काम किए। कभी कभी कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सब रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध पंचायती राज से, 74वां संवैधानिक संशोधन का संबंध
नगर पालिका से, दोनों जो है से किन्हीं के समय हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव के काल में। 73वां 1992 में संशोधन हुआ था, 74वां 1993 में संशोधन हुआ था। आ गए चौधरी चरण सिंह, किसानों का मित्र कह सकते हैं। चौधरी चरण सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। जाट किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनकी जयंती को हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें इनकी राजनीतिक जीवन का, तो सबसे पहले छपरौली यूपी में है, विधानसभा के लिए चुने गए थे, विधायक बने थे। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं। ध्यान रखिएगा 1979 से 1980 ज्यादा दिन तक नहीं रहे। इस दौरान कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए, कारण कि दो संसद के बीच माने दो अधिवेशन के बीच में संसद का अधिकतम अंतराल 6 माह होता है। इनको उनसे कम में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो इनको जाने का मौका नहीं मिला था। इसलिए संसद सत्र में नहीं उपस्थित होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह थे। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, दोबारा भी बने हैं। आगे आ जाइए, एक बार बने फिर 2 बार बने, तो 2 बार बने, दोबारा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। इनके समाधि स्थल, चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहते हैं। आगे आ जाइए, बात करें भारत रत्न पुरस्कार की, तो भारत रत्न पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1954 ईस्वी में। 1955 ईस्वी से यह पुरस्कार मरण उपरांत भी दिया जाने लगा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार जो होता है पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर। और भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक की बात करें तो सीवी रमन थे, जो रमन प्रभाव के लिए मिला था। मरणोपरांत पहला भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीता में पहनाया जाता है। क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो एक्सरसाइज होता है सेनाओं का, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन दिख रहा होगा। आपके पास किताब है, हम ऐसा मान के चलते हैं। सब जरूरत नहीं है। डस्टलीक अभ्यास, छठा डस्टलीक 2025 में हुआ है भारत उज्बेकिस्तान के बीच। प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। अच्छा, कौन सेना का उधर जरूरत नहीं है, इसीलिए उसको और थोड़ा छोटा कर दिए, बड़ा कर दिए। अब और दिखाई दे रहा होगा। तो छठा डस्टलीक अभ्यास 2025 में भारत उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। आराम से पॉइंट देखिए। टाइगर ट्रायम्फ 2025 में एक्सरसाइज हुआ भारत और अमेरिका के सेना के बीच में। इंद्र की बात करें तो सब दिन से होता आ रहा है, तो इंद्र 2025 में अभ्यास कहाँ हुआ? तो भारत और रसिया के बीच हुआ है। आगे आ जाइए। खंजर अभ्यास 2025 में खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है। ये कहाँ हुआ? तो बिस्के किर्गिस्तान में हुआ है खंजर। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता आ रहा है सब दिन से, 23वां क्रम में पहुंच गया। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज अभ्यास जो 2025 में हुआ भारत और जापान के बीच, सब दिन होता आ रहा है भारत जापान के बीच, छठा क्रम में पहुंच गया धर्म गार्जियन। साइक्लोन एक्सरसाइज 2025 भारत और मिस्र के बीच। सूर्य किरण एक्सरसाइज की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण एक्सरसाइज। ई क्रम नहीं पूछेगा। सिलिनेक्स नाम से स्पष्ट है। सिलिनेक्स एक्सरसाइज 2024 में श्रीलंका और भारत के बीच हुआ था। डेजर्ट नाइट 2024 में एक्सरसाइज हुआ था, भारत था, फ्रांस था, यूएई, तीनों के बीच हुआ है। हरिमऊ शक्ति 2024 भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। गरुड़ शक्ति 2024 भारत इंडोनेशिया के बीच हुआ है। आगे देखिए, वज्र प्रहार नाम से स्पष्ट है भारत अमेरिका के बीच। वज्र प्रहार अमेरिका में हुआ है।
15वां संस्करण है और 2024 में हुआ था। इस सिम्बेक्स नामे से स्पष्ट है भारत और सिंगापुर के बीच प्रैक्टिस है। नसीम अल बहर एक्सरसाइज युद्धाभ्यास है 2024, भारत और ओमान के बीच हुआ है। ये गोवा के तट पर हुआ। ये पूछ सकता मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन देश भाग लिया था, तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका। मालाबार एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुआ है और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ है। अल नजा एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच। युद्ध अभ्यास 2024 में भारत अमेरिका के बीच हुआ है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। अभ्यास मैत्री कहिए भारत और थाईलैंड के बीच। और जीमैक्स नामे से स्पष्ट है भारत और जापान के बीच। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए अगला हम लोग का हेडिंग है लोकसभा चुनाव 2024। लोकसभा चुनाव 2024 इसका चर्चा हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। तमाम छोटे छोटे इसके छोटे छोटे बात है, लेकिन बड़ा बवंडर मिस्टेक होता है, तो अगला वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।